नमस्कार। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व्स के इस खास एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा फोकस बिल्कुल क्लियर और टू द पॉइंट है, भारत का टाइगर स्टेट यानी मध्य प्रदेश। देखिए, अगर आप सिविल सर्विसेज या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन पार्क्स और रिजर्व्स का भूगोल समझना आपके लिए कितना ज़रूरी है यह आपको पता ही होगा। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ रट्टा मारना नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ एमपी की पूरी इकोलॉजी को समझना है, ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल आए तो आप उसे आसानी से टैकल कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक नज़र डाल लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश आखिर भारत का टाइगर स्टेट क्यों है। फिर हम चलेंगे विंध्य पर्वतमाला के प्रमुख पार्क्स की तरफ। उसके बाद साउथ की तरफ बढ़ते हुए सतपुड़ा और मैकल लैंडस्केप को देखेंगे। और लास्ट में बात करेंगे सबसे क्रूशियल टॉपिक की, टाइगर कॉरिडोर्स और उनका बायोडायवर्सिटी में रोल। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, मध्य प्रदेश, भारत का टाइगर स्टेट और सेंट्रल इंडिया की बायोडायवर्सिटी का सबसे बड़ा गढ़। अब ये दो नंबर्स अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, 11 नेशनल पार्क्स और 9 ऑफिशियली नोटिफाइड टाइगर रिजर्व्स। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि पूरे देश में बाघों की सबसे ज्यादा आबादी आपको यहीं मिलती है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर इतना बड़ा प्रोटेक्टेड नेटवर्क होना अपने आप में ये साबित करता है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के मामले में ये स्टेट कितना आगे है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन क्रूशियल डाउट क्लियर कर लेते हैं। ये वो एरिया है जहां एग्जामिनर अक्सर ट्रिकी सवाल सेट करते हैं, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में आखिर फ़र्क क्या है। देखिए, इसे ऐसे समझिए कि नेशनल पार्क्स में प्रोटेक्शन लेवल एकदम स्ट्रिक्ट होता है, मतलब वहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस लगभग 0 होता है। लेकिन दूसरी तरफ सैंक्चुरीज में टूरिज्म, रिसर्च या हैबिटेट मैनेजमेंट जैसी कुछ रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ की परमिशन होती है। तो ये लीगल और फंक्शनल डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना है। चलिए अब स्टेट के ईस्टर्न और नॉर्दर्न हिस्सों का जियोग्राफिकल टूर करते हैं। सेक्शन 2, विंध्य पर्वतमाला के पार्क, जहां हमें हाई डेंसिटी भी मिलती है और कमबैक की कुछ बहुत ही शानदार कहानियां भी। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है बांधवगढ़ का। ये ग्लोबल लेवल पर बंगाल टाइगर्स की सबसे हाई डेंसिटी के लिए फेमस है। साथ ही यहाँ रामायण काल का एक बहुत पुराना किला और सोन नदी का सिस्टम भी है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो पन्ना की कहानी सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग है। केन नदी की घाटियों और यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व वाले इस पार्क में सोचिए 2012 के आसपास बाघों की पॉपुलेशन बिल्कुल 0 हो गई थी। लेकिन वहां के कंजर्वेशन मॉडल ने ऐसा कमाल किया कि आज वहां बाघ फिर से पनप रहे हैं। वहीं अगर माधव नेशनल पार्क की बात करें तो वो अपनी ऊपरी विंध्य की पहाड़ियों और साक्य सागर रिजर्वॉयर के लिए जाना जाता है। ये सारे पॉइंट्स सीधे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हिट करते हैं। अब अपने मेंटल मैप को थोड़ा साउथ की तरफ शिफ्ट करते हैं। सेक्शन 3, सतपुड़ा और मैकल का लैंडस्केप। यहाँ की टोपोग्राफी बिल्कुल अलग है, ऊबड़ खाबड़ इलाकों से लेकर एकदम एवरग्रीन जंगलों तक। चीज़ों को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें कंपेयर करना। तो आइए कान्हा और सतपुड़ा को साइड बाय साइड देखते हैं। मैकल रेंज का कान्हा अपने साल के जंगलों के लिए मशहूर है, लेकिन इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है हार्ड ग्राउंड बारासिंघा, जो कि एमपी का स्टेट एनिमल भी है। और हाँ, कान्हा इंडिया का पहला ऐसा रिजर्व था जिसने अपना खुद का ऑफिशियल मैस्कॉट यानी शुभंकर लॉन्च किया था। इसके बिल्कुल ऑपोजिट सतपुड़ा रेंज का सतपुड़ा नेशनल पार्क अपनी बलुआ पत्थर की चोटियों, गहरे खड्डों और 1350 मीटर ऊंची धूपगढ़ पीक के लिए जाना जाता है। दोनों की लोकेशन और फीचर्स का ये कॉन्ट्रास्ट याद रखेंगे तो एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। इसी लैंडस्केप में एक और नगीना है, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क। पेंच नदी इस पार्क को बीच से डिवाइड करती है। ये एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर फैला हुआ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरस्टेट टाइगर लैंडस्केप है और इसका एक कल्चरल कनेक्शन भी है। रुडयार्ड किपलिंग को उनकी वर्ल्ड फेमस किताब द जंगल बुक लिखने की इंस्पिरेशन इसी जगह से मिली थी। है ना कमाल का फैक्ट? खैर, अब तक तो हमने सिर्फ ज्योग्राफी देखी है, लेकिन इकोलॉजी हमेशा डायनामिक होती है। तो जरा सोचिए, जो पार्क्स बिल्कुल आइसोलेटेड होते हैं या कह लें कि बाकी जंगलों से कटे हुए होते हैं, वो आखिरकार फेल क्यों हो जाते हैं? एक बड़े और एपेक्स प्रेडेटर के सर्वाइवल के लिए बस एक छोटा सा बाउंड्री वाला एरिया काफी क्यों नहीं होता? ये सवाल हमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की एक बहुत गहरी सच्चाई की तरफ ले जाता है। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा और सबसे क्रूशियल सेक्शन,
टाइगर कॉरिडोर और बायोडाइवर्सिटी, जिन्हें हम जेनेटिक लाइफलाइंस भी कहते हैं। तो जो आइसोलेटेड हैबिटेट्स वाली प्रॉब्लम हमने अभी डिस्कस की, उसका अल्टीमेट सॉल्यूशन है ये टाइगर कॉरिडोर्स। असल में ये ऐसे कनेक्टेड लैंडस्केप्स होते हैं जो अलग-अलग बड़े टाइगर हैबिटेट्स को आपस में जोड़ते हैं। इससे होता ये है कि बड़ी बिल्लियों में टेरिटरी को लेकर होने वाले क्लैशेस कम होते हैं, उन्हें शिकार ढूंढने में आसानी होती है, और सबसे बड़ी बात, ये जेनेटिक बॉटलनेक्स को रोककर उनकी आनुवंशिक विविधता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी को बनाए रखते हैं। ये सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम देखें कि एमपी का ये पूरा नेटवर्क आपस में कैसे जुड़ा है, तो इसके कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। जैसे संजय डुबरी कॉरिडोर, ये एक बहुत ही वाइटल इंटरस्टेट लिंक है जो एमपी के बांधवगढ़ को सीधे छत्तीसगढ़ के पलामू से कनेक्ट करता है। फिर है नया प्रपोज दुर्गावती कॉरिडोर, जो फ्यूचर में पन्ना को स्टेट के सेंट्रल हैबिटेट से जोड़ने के लिए एक ब्रिज का काम करेगा। और माधव रिजर्व तो है ही, जो बड़े रणथंभौर कुनो माधव लैंडस्केप का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लिटरली ये कॉरिडोर्स इन जानवरों के लिए लाइफलाइंस हैं। आज के इस चर्चा को हम एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ खत्म करेंगे। देखिए, ये बात सच है कि इको टूरिज्म से टाइगर कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़रूरी फंड्स आते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम इन बेहद नाजुक और ज़रूरी इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स को बचाते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। इकोनॉमी और इकोलॉजी के बीच ये बैलेंस कैसे बनेगा? ये एक ऐसा बर्निंग इशू है जिस पर आपको एक एस्पिरेंट के तौर पर ज़रूर सोचना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज के इस एनालिसिस से आपको इस टॉपिक को गहराई से समझने में काफ़ी मदद मिली होगी। आगे पढ़ते रहिए और ऐसे ही जुड़े रहिए।